मैं संदीप, लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी क्लास में हम बता चुके थे कि जो शब्दों के भेद थे, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद थे, पांचों के पांचों हमने करा दिए। उसके बाद आज हमारा चलेगा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करता हूं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3। सबसे पहले होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरे नंबर की बात करूं तो होता है यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। बेटे तीसरा होता है बच्चा, वो होता है योग रूढ़ शब्द। तो ये हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीनों शब्दों की कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रूढ़ शब्द। तो प्यारे दोस्तों, हम एक एक को पढ़ के चलेंगे। रूढ़ शब्द की पहचान की बात करेंगे। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है। तो सबसे पहली पहचान की मैं बात करूं, फर्स्ट पहचान की, वे शब्द जो परंपरा से आने वाले शब्द होते हैं। अर्थात वे शब्द जो पुरानी परंपराओं में यूज होते थे और वे आज भी यूज हो रहे हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अर्थात रूढ़िवादी परंपराओं में जो प्रयोग होते थे वे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो पहली पहचान क्या होती, परंपराओं से आने वाले शब्द। परंपराओं से आने वाले शब्द। आने वाले शब्द। तो प्यारे दोस्तों, जो परंपराओं से यूज हो रहे हैं शब्द वे हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरी पहचान क्या होगी, जो किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के लिए रूढ़ बन चुके हों वे शब्द भी तुम्हारे क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, वे शब्द जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के लिए रूढ़ बन चुके हों, रूढ़ बन गए हों, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। यदि विद्यार्थी की एक ग्रुप होता है तो उसे हम कक्षा कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कक्षा जो विद्यार्थी होते हैं, कक्षा उनके लिए रूढ़ बन चुका है। अर्थात विद्यार्थियों का जो ग्रुप होगा उसे ही हम कक्षा कहेंगे। ये नहीं कि एक सैनिकों, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनका जो ग्रुप है उसे हम कक्षा बोल देंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि सैनिकों के लिए सेना एक रूढ़ बन चुका। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कुछ व्यक्ति, वस्तु आदि के लिए रूढ़ शब्द बन चुके हैं जो हमेशा उनके प्रॉपर उन्हीं के लिए बोले जाएंगे। तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने बताया जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के लिए रूढ़ बन चुके हों क्या कहलाएंगे, तुम्हारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। रूढ़ शब्द एक और अन्य पहचान, रूढ़ शब्द के टुकड़े करने पर, रूढ़ शब्द के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता। उनका कोई अर्थ नहीं होता। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पहचान है ये इंपॉर्टेंट पहचान है। तुम इसे याद कर सकते हो और इसे ध्यान भी रखना जरूरी है कि ये हमारी इंपॉर्टेंट पहचान है। तो प्यारे दोस्तों, हमने 3 पहचान बताई। तो 3 पहचान पे हम यदि बात करें कि कुछ एग्जाम्पल कैसे होंगे, देखिएगा एग्जाम्पल। देखो मैंने लिखा सेना। सेना क्या है, सेना हमारा, इसमें क्या होता है, देखो सेना इस हमारे डेफिनेशन को शो करती है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के लिए रूढ़ बन चुके हों। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो उनका एक ग्रुप होता है, उसे हम सेना बोलते हैं। तो ये सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए एक शब्द आया सेना, ये उनके लिए रूढ़ बन चुका है, जो प्रॉपर रूढ़िता को दिखाता रहेगा, अर्थात कि उनके लिए यूज होगा। अर्थात हम किसी एक भीड़ का जो ग्रुप है उसे सेना नहीं बोल सकते। तो ये सेना के लिए जो एक सैनिक
होते हैं उनके लिए सेना रूढ़ बन चुका है। और दूसरा डेफिनेशन यदि मैं शो कराऊं तो यदि मैं इसे ब्रेक कर दूं, टुकड़े कर दूं, से प्लस ना, तो प्यारे दोस्तों ना तो इसका अर्थ निकलता है ना इसका अर्थ निकलता है, अर्थात रूढ़ शब्दों के टुकड़े करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं और एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल आया सेना, सेना के बाद तुम्हारा आया भीड़। तो प्यारे दोस्तों भीड़ जो है, यदि हम जो नॉर्मली पर्सन इकट्ठा हो जाते हैं, जो जनता इकट्ठा हो जाती है, उसका जो ग्रुप होता है उसे हम भीड़ बोलते हैं। तो जो जनता का जो व्यक्तियों का एक समूह है उसे हम क्या बोल देंगे, भीड़ बोल देंगे। तो एक जनता के समूह के लिए रूढ़ शब्द यूज हुआ जिसे क्या बोल दिया, भीड़। तो यदि हम सैनिकों का एक समूह है तो उसे भीड़ नहीं बोल सकते क्योंकि उसे सेना बोलेंगे। इसीलिए भीड़ का जो भीड़ है वो व्यक्तियों के एक समूह को बोलते हैं। तो ये व्यक्तियों का समूह क्या बन चुका, जो भीड़ बन चुका है, भीड़ अपने आप में एक रूढ़ शब्द बन चुका। इसके बाद मैं बता दूं यहां पे, इसे ब्रेक करने के बाद भी इसके कोई अर्थ नहीं निकलेगा। प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पे कुत्ता। कुत्ते को यदि हम ब्रेक कर दें, कुत्ते को एक ब्रेक कर दें तो ब्रेक करने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसके बाद बोल दूं बिल्ली भी अपने आप में क्या है, एक रूढ़ शब्द है क्योंकि इसे ब्रेक करने पे इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वस्त्र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक रूढ़ बन चुके हैं। ये अपने आप में परंपराओं में यूज होने वाले शब्द हैं। कुत्ता एक बहुत समय परंपराओं से यूज होता आ रहा है तो आज भी हम उसे यूज कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, कुत्ता अपने आप में रूढ़ शब्द है। बिल्ली रूढ़ शब्द है। घर रूढ़ शब्द है क्योंकि घर भी एक हमारा परंपरा में यूज होने वाला शब्द है। मैंने बोला गाड़ी भी अपने आप में क्या है, एक रूढ़ शब्द है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे इसी प्रकार के जितने भी शब्द होंगे, जैसे मैंने बोला आम अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। तो प्यारे दोस्तों मैं तुम्हें बता रहा हूं वे शब्द जो क्या बन चुके हैं, या तो रूढ़ बन चुके हों या किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के लिए रूढ़ बन चुके हों, या वे सभी शब्द जिन्हें ब्रेक करने पर दोनों का कोई अर्थ ना आता हो, वे सभी शब्द रूढ़ कहलाएंगे। प्यारे दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कि यदि टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं आता। अर्थात तुम ये भी कह सकते हो जो हमेशा दो वर्ण से बनेगा, जो दो वर्णों से बनेगा, दो वर्णों से बनने वाले सभी शब्द तुम्हारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं तुम्हें रूढ़ शब्द समझ में आए होंगे। तो मैं आगे बात करता हूं यौगिक रूढ़ शब्द की। स्टॉप। तो प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे थे, तो अब बात करता हूं मैं यौगिक रूढ़ शब्द। ये क्या होते हैं यौगिक रूढ़ शब्द? मैं इसकी कुछ पहचान बताना चाहता हूं। सबसे पहली पहचान क्या होगी? पहली पहचान, यदि यौगिक रूढ़ शब्द को तोड़ते हैं तो किसी एक का अर्थ या दोनों का अर्थ अवश्य निकलेगा। तो प्यारे दोस्तों इसकी बाद में बात कर रहे हैं। दूसरी पहचान की मैं बात करता हूं। पहली पहचान, दूसरी पहचान क्या होगी? इसमें क्या होगा, एक शब्दांश होगा और दूसरा शब्द होगा। तो प्यारे दोस्तों ये शब्दांश क्या हो सकता है? ये तुम्हारा उपसर्ग हो सकता है। उपसर्ग वाले सभी शब्द तुम्हारे किस में आ जाएंगे? तुम्हारे यौगिक रूढ़ शब्द में आ जाएंगे। दूसरा इसकी पहचान बता दूं, इसमें क्या होगा, एक शब्द होगा और नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, एक शब्दांश होगा। ये शब्दांश क्या हो सकता है? ये शब्दांश तुम्हारा प्रत्यय हो सकता है। ये प्रत्यय हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों ये प्रत्यय हो सकता है तो तब भी हमारा यौगिक रूढ़ शब्द बनेगा। तो अभी तक हमने कितनी पहचान बताई कि एक तो यौगिक रूढ़ शब्द को जब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनमें से किसी एक का अर्थ निकलता है या दोनों का भी अर्थ निकलता है। दूसरा हमने क्या बताया कि वे शब्द जिसमें एक शब्दांश होगा और एक शब्द होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो उपसर्ग से जितने भी शब्द बनते हैं, चाहे वो संस्कृत के उपसर्ग से हो, हिंदी के उपसर्ग से हो, उर्दू के उपसर्ग से हो, वे सभी शब्द तुम्हारे क्या कहलाएंगे? तो यौगिक रूढ़ शब्द कहलाएंगे। दूसरा हमने बताया कि प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अर्थात जिन शब्दों में प्रत्यय यूज होगा वे सभी शब्द तुम्हारे क्या कहलाएंगे? यौगिक रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं इसकी और पहचान की बात करता हूं कि इसमें और कौन कौन सी पहचान होंगी। देखो ध्यान रख लेना, संधि वाले सभी शब्द,
जितनी भी तुम्हें संधि पढ़ाई जाएंगी वे सभी शब्द, संधि के सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। और उसके बाद मैं बात करता हूं, 5वें नंबर की बात करता हूं, समास वाले सभी शब्द। ध्यान रख लेना, समास वाले सभी शब्द, समास वाले सभी शब्द। लेकिन प्यारे दोस्तों एक को छोड़ देंगे, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर। बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होंगे वे इसमें नहीं आएंगे, बाकी जितने भी समास के शब्द हैं वो सभी शब्द तुम्हारे इसी में आ जाएंगे। और प्यारे दोस्तों एक और पहचान की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पहचान, जितने भी तुमने इससे पहली क्लास में पढ़े संकर शब्द, संकर शब्द। तो संकर शब्द अर्थात दो शब्दों को मिलाकर के, दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं उन्हें मिलाकर के जो शब्द बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। संकर जितने भी शब्द होंगे वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों अभी तक हमने तुम्हें पहचान बताई कि कौन कौन से शब्द हैं हमारे, ये पहचान तुम्हें याद रखनी है। क्या होगा? इनसे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि यहां पर एक मैंने शब्द लिखा निरअभिमान। प्यारे दोस्तों ध्यान रख लेना, निर प्लस अभिमान, अभिमान। तो प्यारे दोस्तों ये होता है निराभिमान, निराभिमान। तो मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, ये एक शब्दांश है और ये हमारा पूरा शब्द है। तो यदि हम निराभिमान को ब्रेक करते हैं तो निर प्लस अभिमान, तो इसमें क्या होता है कि इससे पहली डेफिनेशन हमारी यदि क्लियर हो जाती है, यदि यौगिक रूढ़ शब्द को तोड़ते हैं, देखो ये यौगिक रूढ़ शब्द है, इसे ब्रेक करा निर प्लस अभिमान, तो अभी हमने क्या बताया, तो किसी एक का अर्थ अवश्य निकलेगा। तो यहां पे निर का अर्थ हो या ना हो लेकिन अभिमान का अर्थ होता है, और ये डेफिनेशन क्लियर। दूसरा हमने बताया कि एक शब्दांश अर्थात उपसर्ग, यहां पे निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और निर उपसर्ग से क्या बनता है? निराभिमान बनता है। तो यहां पे उपसर्ग से हमारा ये शब्द बनता है। प्यारे दोस्तों चलता हूं मैं आगे, जैसे कि मैंने लिखा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो यहां पे क्या होता है? स्वागत होता है। तो प्यारे दोस्तों ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा, ये दोनों ही उपसर्ग हैं। तो अर्थात उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे वे हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, मैंने लिखा देखो एक शब्द लिखता हूं मैं, सुनारिन, सुनारिन। तो इसमें क्या होता है? सुनार प्लस इन, सुनार प्लस इन। तो इसमें क्या हुआ? इन प्रत्यय का यूज हुआ है, इन प्रत्यय का यूज हुआ है प्यारे दोस्तों। तो प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होंगे, जैसे मिठास, मैंने शब्द लिखा मिठास, मिठास। तो मिठास में आस प्रत्यय का यूज हुआ है, तो मिठास में आस प्रत्यय का यूज हुआ है, और सुनारिन में इन प्रत्यय का यूज हुआ है। लिखावट में आवट प्रत्यय का यूज हुआ है, लिखावट, आवट प्रत्यय का यूज हुआ है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे सभी शब्द जिनमें प्रत्यय का यूज किया जाता है वे सभी शब्द तुम्हारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो मैं बात करता हूं, उससे नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, संधि वाले सभी शब्द। जितनी भी अब तक तुमने संधि पढ़ी हैं, जितनी भी संधि पढ़ी होंगी या तुम आने वाले समय में हमारी क्लास में पढ़ोगे, वे सभी शब्द, चाहे तुम्हारा हिमालय हो, भावार्थ हो, नरेंद्र हो, ठीक है ना, जितनी भी संधि के शब्द होते हैं, हिंदी में जितनी भी संधि होती है, नरेश है, रमेश है, देवेंद्र है, नरेंद्र है, सुरेंद्र है, ये जितनी भी संधियां हैं वे सभी शब्द हमारे किसके होंगे? यौगिक रूढ़ शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों ये संधि वाले शब्द दिमाग में डाल लेना कि ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे क्या कहलाएंगे? यौगिक रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उसके बाद एक हमने बताया कि समास वाले सभी शब्द। प्यारे दोस्तों ये समास है, समास वाले सभी शब्द छोड़ के बहुब्रीहि समास को। समास में जितने भी तुम शब्द पढ़ते हो, जितने भी तुम आज तक तुमने पढ़े हैं, जैसे कि तुम्हारा मैं बता दूं यहां पे समास वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी आज तक तुमने पढ़े होंगे, जैसे कि मैं बता दूं चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चौराहा, उसके बाद जितने भी आज तक नीलकंठ तो वैसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, लेकिन नीलकंठ एक कर्मधारय समास में भी आता है, तो नीलकंठ भी हो जाएगा। श्वेतांबर, पीतांबर, ये शब्द जो हैं तुम्हारे समास के जितने भी शब्द हैं, चाहे वो तुम्हारा कोई सा भी समास हो, चाहे तुम्हारा
कर्मधारय समास हो, तत्पुरुष समास हो, छोड़ के किसे, बहुब्रीहि समास को। प्यारे दोस्तों, बहुब्रीहि समास अर्थात बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें एक अन्य पद प्रधान होता है। तो अन्य पद प्रधान वाले शब्दों को छोड़ करके जितने भी समास के शब्द आएंगे वो सभी शब्द तुम्हारे किसके होंगे, यौगिक शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं कि जैसे कि मैंने बताया संकर शब्द, हमारी इससे पहली क्लास संकर शब्दों पे थी। तुम इससे पहली क्लास को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और वहां से तुम्हें संकर शब्द की क्लास मिल जाएगी। और जितने भी संकर शब्द होंगे वे भी सभी यौगिक रूढ़ शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक मैं आशा करता हूं तुम्हें नियम समझ में आए होंगे और तुम समझ भी गए होंगे। तो आगे मैं बात करता हूं तुम्हारे योग रूढ़ शब्द की। तो प्यारे दोस्तों, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं अभी बताते हैं। स्टॉप। तो प्यारे दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो योग रूढ़ शब्द है। यदि मैं यहीं से एक इसका पहचान निकालता हूं तो योग का मतलब होता है योग से या संख्या से। योग का मतलब होता है जोड़ से या संख्या से, या योग से कह सकते हो तुम। और रूढ़ का मतलब होता है रूढ़ से, अर्थात जो किसी के लिए रूढ़ बन चुकी हो। अर्थात ऐसे शब्द, या तुम इसकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन भी पहचान कर सकते हो। जैसे कि मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, वे शब्द जो किसी अन्य पद को दिखाते हैं। या तुम ये कह सकते हो बहुब्रीहि समास के सभी शब्द, ब्रीहि समास के सभी शब्द तुम्हारे क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। देखो एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैंने लिखा दशानन। तो इसमें एक क्या होता है, मैं यदि मैं से तोड़ दूं 10 प्लस आनन, तो प्यारे दोस्तों 10 प्लस आनन, तो ये 10 जो है एक योग को दिखाती है और आनन जो है एक रूढ़ बन चुका। अर्थात क्या है, मैं बताऊं यहां पे क्या है कि आनन रूढ़ है। रूढ़ किस लिए है, क्योंकि 10 आनन ये एक योग को दिखाएगा और ये आनन जो है एक रूढ़ बन चुका है। किस प्रकार से रूढ़ बन चुका है कि जब 10 आएगा तो उसके साथ आनन आना है, अर्थात 10 सिर वाला। तो वो कौन है, वो रावण है। तो रावण है, और ये आनन जो है ये सिर है, मुख है। ये मुख जो है ये रावण के लिए एक रूढ़ बन चुका है। तुम इसे यहां से आनन की जगह कुछ अन्य नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं बता दूं तुम्हें, ये एग्जाम्पल है जो दशानन, ये हमारा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। जैसे मैं लिखूं एक दंत का मतलब होता है एक दांत वाला, अर्थात कौन, गणेश। एक दांत वाला अर्थात गणेश। तो ये जो एक दांत है ना, दंत है, ये रूढ़ बन चुका है। किसके लिए, गणेश के लिए। तो गणेश के लिए रूढ़ बन चुका है। तो प्यारे दोस्तों, अब तुम्हें एक और परिभाषा बताई कि वे शब्द जो किसी अन्य पद को दिखाते हैं, अर्थात एक दंत, अर्थात एक दांत है जिसका अर्थात वो कौन है, गणेश। एक से और दांत से पता नहीं चल पा रहा है वो कौन है, तो वो कौन है, गणेश है। वो किसी अन्य पद को दिखा रहा है। तो ऐसे शब्द जितने भी हमने बताया, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, मैंने बताया त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात कौन है वे, शिव। तो प्यारे दोस्तों, ये नेत्र जो है एक रूढ़ बन चुका है, किसके लिए, शिव के लिए। 3 नेत्रों वाला, अर्थात कौन है, शिव। अर्थात ये 3 नेत्रों से नहीं पता चल पाता, 3 और नेत्र मिलकर किसी अन्य को दिखाते हैं। देखो ये एग्जाम्पल, जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं, वे सभी एग्जाम्पल तुम्हारे कौन से होंगे, योग रूढ़ शब्द के होंगे। त्रिनेत्र हो, गंगाधर हो, तुम्हारा नीलकंठ हो, और तुम्हारा मैं बता दूं यहां पे पीतांबर हो, श्वेतांबर हो। उसके बाद यहां पे जितने भी तुम्हारे एक दंत हो, वीणा पाणी हो, गजानन हो, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं हमारे बहुब्रीहि समास के हैं। और ये बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होंगे वे हमारे योग रूढ़ शब्द के होंगे। तो प्यारे दोस्तों, तुम्हें ये याद रखना है कि बहुब्रीहि समास के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं और वे हमारे योग रूढ़ शब्द में आते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन तुम देखोगे तो तुम्हारी परीक्षा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और मैं आशा करता हूं कि तुम्हें समझ में भी आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, यदि तुम्हें समझ में आई हो तो हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और यहाँ पे शेयर भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमारे लगभग ये चैनल है कि हम तुम्हारे सामने लाइव आ सकें। हमारे जब तक लाइव आने की कंडीशंस पूरी नहीं होती, हम लाइव नहीं आ सकते। तो प्यारे दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि तुम शेयर करोगे और शेयर के साथ साथ लाइक भी करोगे, जिससे कि हमारा चैनल एक दिन मोनेटाइज हो और हम तुम्हारे सामने लाइव आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।